हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हमें ज़रूर दें। बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अगर नहीं लग रही है तब भी हमें बताइए कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। दोस्तों, आज हमारी कहानी पहुंच गई है 133वें एपिसोड पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लग रही है। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी को हमें कब तक चलाना चाहिए और कब तक इसको समाप्त कर देना चाहिए। चलिए, आज के 133वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई। हालांकि फायर एम्पर सेक्ट का मास्टर इस समय लाइफ एलिमेंट विचलन से पीड़ित था। ध्यान लगाते हुए अपनी वो मानसिक स्थिति भी खो बैठा था। इसलिए सुभाष सिंगला और अन्य लोगों ने समर पर हमला करने का साहस किया था। भीड़ में कुछ लोगों की स्थिति के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन कुछ को अंधेरे में रखा गया। लेकिन अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं था। दो पावरफुल ग्रैंड मास्टरों के हमले और आसपास के लोगों का ये परिकथा जैसा लग रहा था। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि समर ने उन्हें रोक दिया था। तभी समर ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, रंजीत, तुम्हारी 1000 ब्लेड तकनीक बहुत कमजोर है। इस टिप्पणी से रंजीत का चेहरा पीला पड़ गया। राजपूत परिवार का मुखिया होने के नाते रंजीत उसी पल समर को मार डालना चाहता था, क्योंकि समर आज उसे पहले कई बार अपमानित कर चुका था। रंजीत गुस्से से चिल्लाया, 1000 ब्लेडों किंगडम, और उसने अपना किंगडम छोड़ दिया। रंजीत का 1000 किंगडम 10 फीट के एरिया में ब्लेडों का एक रेजिम बन गया। ब्लेड लाइफ एनर्जी द्वारा निर्मित थे। किंगडम के अंदर हर जगह मौजूद थे और अंदर मौजूद लोगों पर लगातार हमला कर रहे थे। समर ने भी जोर से चिल्लाकर कहा, फायर किंगडम। समर ने धीरे से अपने किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। हर एक ग्रैंड मास्टर का अपना पावरफुल किंगडम होता था, जो मन एनर्जी और लाइफ एनर्जी द्वारा निर्मित एक अत्यंत पावरफुल ताकत थी। 10 फुट के दायरे में वे अपने दुश्मनों पर आक्रमण करके विरोधियों को कंट्रोल कर सकते थे। समर को अपने विरोधियों की ताकत और फाइटिंग तकनीक का डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो उनके क्षेत्रों को लेकर सतर्क था। सौभाग्य से अब वो अपने आक्रामक फायर किंगडम को कंट्रोल कर सकता था। समर का किंगडम लगभग 15 फीट का आकार था और वास्तविक फायर से भरा हुआ था, जिसमें एक विस्फोटक आतिशबाजी के समान चिलचिलाती गर्मी थी। सार, आग और ब्लेड के प्रभाव से एक जोरदार वहां पर आवाज हुई और ऐसा लगा जैसे एकदम से भूकंप आ गया हो। हवा आधी हो गई। एक विशाल ऊर्जा तरंग भी सभी दिशाओं में फैल गई। आसपास के पेड़ों को तोड़ दिया, जमीन पर गिर गई, बिखरी हुई धूल और पत्थर को उछाल दिया। भयभीत भीड़ दो पावरफुल किंगडम के बीच टकराव से बचने के लिए पीछे हटने लगी। बूम! न तो समर और न ही रंजीत राजपूत उस विशाल ऊर्जा को झेल पाए। जैसे ही किंगडम का प्रभाव गायब हुआ, दोनों ने एक एक कदम पीछे खींच लिया। कोई भी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि दोनों के पास किंगडम की पावर थी और वह समान रूप से पावरफुल थे। दरअसल समर को अभी भी किंगडम की समझ कम थी। उसने उस किंगडम को पूरी एल्केमी तकनीक का केवल 1% ही समझा था। अगर वो अपने हमले को बढ़ा पाता तो रंजीत का हारना बिल्कुल आसान हो जाता। किंगडम को पूरी तरह समझना मुश्किल ही था, क्योंकि समर अभी भी इसमें नया नया था और वो आसानी से रेजिम को मुक्त कर सकता था। लेकिन वो अपने किंगडम को बढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस की तकनीकें नहीं थी। वाह! समर द्वारा अपने क्षेत्र को छोड़े जाने के बाद उसे भारी मात्रा में पावर ऑफ लाइफ एनर्जी की हानि हुई। जैसे उसका शरीर कमजोर हुआ, सुभाष सिंगला ने अचानक अपना गुरुत्वाकर्षण किंगडम छोड़ दिया, जो सीधे समर पर छा गया। समर 1 इंच भी नहीं हिल रहा।
मानो उसका शरीर किसी पहाड़ जितना भारी हो गया था, या कोई विशाल मेटराइट उसे कुचल रहा हो। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण था, और यही कारण था कि लोग आकाश या बाहरी ब्रह्मांड में उड़ने के बजाय जमीन पर ही रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण किंगडम ने गुरुत्वाकर्षण फोर्स को सामान्य से लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। कल्पना कीजिए कि आप में से लगभग 15 लोग आपके ऊपर खड़े हों तो कितना भारी होगा। तो इतनी फोर्स के साथ कोई भी अपना शरीर हिला नहीं पाएगा। समर ने जंगल की ठंडी रोशनी की तरह चमकती आंखों से सुभाष सिंगला को घूरते हुए कहा, बेवकूफ, फिर से चुपके से हमला। सुभाष सिंगला बहुत ही घृणित था, क्योंकि वह समर और रंजीत द्वारा अपने किंगडम को मुक्त करने के बाद समर को अपने किंगडम के साथ पकड़ने का इंतजार कर रहा था। सुभाष सिंगला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, समर, तुम मेरे गुरुत्वाकर्षण किंगडम में फंस गए हो। आज तुम मरने वाले हो। उसकी आंखों में खून की धार चमक रही थी। सुभाष ने अपने गुरुत्वाकर्षण किंगडम से लगभग 10 मीटर ऊंचे एक विशाल पेड़ को आकर्षित किया और उसे समर की तरफ पावरफुल रूप से पटक दिया। गुरुत्वाकर्षण किंगडम में फंसा समर भी 1 इंच नहीं हिल पाया, लेकिन पेड़ को अपनी तरफ टूटते हुए वो देख रहा था। विशालकाय पेड़ समर पर जा गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। समर को कोई नुकसान नहीं हुआ। टुकड़े टुकड़े धूल में बदल गए और हवा में गायब हो गए। समर का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टील का बना हो। एक पेड़ उसे कैसे चोट पहुंचा सकता था, जब न तो ब्लेड और न ही तरीर उसके शरीर को छेद सकते थे। भीड़ में सभी लोग सदमे से भर गए। एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, हे भगवान, ये समर का शरीर तो बहुत स्ट्रोंग है। वो सचमुच अपराजेय है। उसके पास खड़े लड़के ने भी शौक होते हुए कहा, ये निश्चित रूप से एक अजय शरीर है। मधुमक्खी यहां तक कि पेड़ पर भी अधिक टुकड़े टुकड़े हो गए। उस पहले वाले आदमी ने कहा, समर ने अवश्य ही बहुत पावरफुल मार्शल आर्ट तकनीकों का महारत हासिल कर लिया, वरना ये कैसे संभव होता। भीड़ समर को आश्चर्य से देख रही थी और कुछ लोग जलन से भी भर रहे थे। सुभाष ने धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहा, समर। सुभाष सिंगला अपने चेहरे से अपनी शर्मिंदगी नहीं छिपा पाया। वो इस तथ्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसके हमले का कोई असर ही नहीं हुआ। क्रोध से भरी चीख के साथ सुभाष ने अपना गुरुत्वाकर्षण किंगडम को फिर से एक्टिवेट कर लिया। दर्जन विशाल कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को उसने अब की बार हवा में उछाला था। सुभाष ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दर्जनों विशाल चट्टानें हवा में 2 भागों में विभाजित कर दिए, समर की तरफ उड़ा दिया। तभी धमाकों की आवाज आई। दर्जनों विशाल टुकड़े समर के शरीर से टकराते ही टूट गए, जैसे कि दीवार पर अंडे टूट रहे हो। चट्टानें टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन समर अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित था। हालांकि भीड़ को विशाल चट्टानें बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन समर के लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी। उसकी पावर देखकर रंजीत अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, मास्टर सुभाष, समर का शरीर बहुत मजबूत है। हमें उसके सिर पर निशाना साधना होगा, शायद हमारा काम बन जाए। वो समर के कमजोर शरीर की याद दिला रहा था। सुभाष सिंगला ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ चीफ रंजीत, आप सही कह रहे हैं। मुझे अपना लंबा ब्लेड उधार दीजिए ताकि मैं समर को मार सकूं। सुभाष को एहसास हुआ कि चाहे वो पेड़, चट्टान या कुछ भी करके समर पर कितने भी बार हमला करे, इसका उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो उस किंगडम में नहीं फंस रहा था। रंजीत ने तभी सिर हिलाया, क्योंकि वो अपना लंबा काला ब्लेड सुभाष को सौंप रहा था ताकि वो समर को मार पाए। केवल वही व्यक्ति जो किंगडम को एक्टिवेट करता था उस किंगडम पर कंट्रोल कर सकता था। अगर रंजीत गुरुत्वाकर्षण किंगडम में प्रवेश कर जाता तो वो भी हिल नहीं पाता। इसलिए रंजीत ने अपना ब्लेड सुभाष को सौंप दिया। गुरुत्वाकर्षण किंगडम के अंदर समर का शरीर विकसित हो रहा था। गुरुत्वाकर्षण किंगडम एक विशाल मेट्रॉइड की तरह था, जो उसके शरीर पर भारी पड़ रहा था और उसे सिकोड़ रहा था। सौभाग्य से समर अब ग्रैंड मास्टर जितना पावरफुल हो चुका था।
अगर सामान्य लोग अगर गुरुत्वाकर्षण किंगडम में होता तो उनके मांस के टुकड़े हो जाते। कुछ समय पहले समर ने ड्रैगन के खून की एक बूंद पी ली थी। हालांकि ड्रैगन का खून उसके शरीर के अंदर था, उसने उसका केवल 10% ही एक्टिवेट किया था, बाकी वो भी बचा हुआ था। अब सुभाष सिंगला ने गुरुत्वाकर्षण किंगडम ने समर के शरीर पर फिर से दबाव डाला, जिससे उसका छिपा हुआ ड्रैगन बूट एक्टिवेट हो गया। अब तक दुनिया में सबसे मजबूत शरीर ड्रैगन का ही था। इंसान, किश्ती या मेट्रॉइड, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ड्रैगन था। ये एक पौराणिक जीव था जिनके शरीर सबसे मजबूत और पावरफुल होते थे और जिनमें जबरदस्त एनर्जी भी थी। समर के शरीर के अंदर खून उबलता जा रहा था। एक एंशियंट ड्रैगन मंत्र गूंज रहा था। समर का खून लाल से नीले नीले रंग में बदलने लगा। ड्रैगन के खून की परम पावर जागृत हो चुकी थी। खून के साथ साथ उसका टोटम भी विकसित हो रहा था। फायर क्लास की ब्लड लाइन सबसे नीची और नोवी क्लास की ब्लड लाइन सबसे ऊपर थी। ब्लड लाइन का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, इंसान उतने ही स्ट्रांग होते। ब्लड लाइन साथ ही साथ उसका ब्लड एक्टिवेट और विकसित हो सकता था। फर्स्ट क्लास का ब्लड लाल रंग का था, सेकंड क्लास का ब्लड नीला नीला, थर्ड क्लास का ब्लड नारंगी होता। जब नौवीं श्रेणी के ब्लड का विकास हुआ तो ब्लड का रंग चमकीला पीला सुनहरा हो गया था। हालांकि चांदी के रंग की ब्लड लाइन, जिसे सम्राट ग्रेट ब्लड लाइन, गोल्डन ब्लड लाइन और चमकदार पीले रंग की गोल्डन ब्लड लाइन, संत ग्रेट और अमर ब्लेड के रूप में जाना जाता था, यह पहले विलुप्त हो चुकी थी। समर का टोटम भी एक्टिवेट हो रहा था। हालांकि उसके एंशियंट टोटम का केवल 1% ही एक्टिवेट हुआ था। उसका लाल ब्लड सबसे लोअर फर्स्ट क्लास का टोटम था, इतना निम्न कि वो सेकंड क्लास के वंश के आसपास भी नहीं था। वास्तव में न केवल समर बल्कि अधिकांश लोगों की ब्लड लाइन टोटम में केवल 1% ही लोग एक्टिवेट किए हुए थे, और ये सभी लोअर फर्स्ट क्लास के लाल ब्लड टोटम थे। हालांकि अब स्थिति बदल गई थी। गुरुत्वाकर्षण किंगडम के दबाव में समर का टोटम सेकंड क्लास के सियान नीले टोटम में विकसित हो गया था। टोटम के विकास के साथ समर पावर से भर गया और उसकी पावर में भारी वृद्धि हुई। वो सीधे ग्रैंड मास्टर किंगडम के मिड स्टेज में पहुंच गया था। इतना ही नहीं, समर का ब्लड, मांसपेशियां और हड्डियां एक बार फिर सघनित होकर सियोन रंग में चमकने लगी। समर ने खुश होते हुए कहा, इतनी मजबूत ब्लड पावर। समर खुशी से भर गया और वो अपने शरीर के अंदर पावर महसूस कर रहा था। अब उसने ड्रैगन के ब्लड का 20% अवशोषित कर लिया था और उसका वंश एक लेवल ऊपर का हो गया था। समर ने हल्की कड़वाहट के साथ आह भरते हुए कहा, ओह, कितना अच्छा होता अगर गुरुत्वाकर्षण किंगडम और भी मजबूत होता। उसने महसूस किया कि सुभाष बहुत कमजोर था। गुरुत्वाकर्षण किंगडम की पावर सीमित थी और यही कारण था कि वो केवल ग्रैंड मास्टर और सियान टोटम के मिड स्टेज में ही विकसित हो पाया था। समर को यह नहीं पता था कि ज्यादातर लोग अपनी ब्लड लाइन टोटम कभी विकसित ही नहीं कर पाते थे। फर्स्ट क्लास की लाल वंशावली पर ही आधारित थे। उसकी वंशावली का विकास सभी अलग अलग पहलुओं का परिणाम था। यह विकास असंभव था अगर यह तथ्य न होता तो समर के शरीर के अंदर ड्रैगन ब्लड की एक बूंद और एंशियंट शैडो किंग ब्लड लाइन थी। साथ ही सुभाष सिंगला के गुरुत्वाकर्षण किंगडम का प्रेशर भी था। समर ने अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वो हिल सकता था। सेकंड टोटम के विकसित होने के बाद सुभाष सिंगला के गुरुत्वाकर्षण किंगडम का समर पर अब कोई प्रभाव नहीं था। बेचारा सुभाष सिंगला, उसे समर के टोटम के विकास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, न ही ये कि समर अब आजादी से घूम सकता है, और वो समर की तरफ अब बढ़ता ही जा रहा था। सुभाष ने समर के सामने खड़े होकर जानलेवा चेहरे के साथ कहा, समर, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, तुम्हारी लाश कुत्तों को खिलाऊंगा। सुभाष सिंगला अपने बच्चों का बदला लेने की खुशी के कारण कांपने लगा था। समर ने ऐसा दिखावा किया कि अभी भी वो वहीं पर फंसा हुआ है।
और उसने कहा, सुभाष सिंगला, मेरा सुझाव है कि तुम अभी भाग जाओ और ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। सुभाष सिंगला ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे गुरुत्वाकर्षण किंगडम में फंस गए हो। तुम हिल भी नहीं सकते, मुझे भागने के लिए कह रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है समर? क्या तुम मूर्ख हो? समर ने भी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मूर्ख और मैं? अरे बेवकूफ, मैं जल्द ही तुम्हारा सिर काट दूंगा। उसके बाद सुभाष ने गुस्से में कहा, समर, तुमने मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत की? मैं तुम्हें इस ब्लेड से मार डालूंगा। सुभाष सिंगला ने इस बकवास को रोकने और समर को तुरंत मारने का फैसला कर लिया था। सुभाष सिंगला ने अपना ब्लेड लहराया, हवा में काले बवंडर की तरह वार कर दिया और सीधे समर के सिर पर निशाना साधा। यह दृश्य देखकर शिवांगी का चेहरा भ्रम और घबराहट में बदल गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। वो अपने सीक्रेट पावर को छोड़ने के लिए तैयार हो ही गई थी। फायर एम्परर सेक्ट की प्रिंसेस होने के नाते शिवांगी किसी हाई हेवन किंगडम लेवल के फाइटर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। उसके शरीर के भीतर एक सीक्रेट पावर छिपी हुई थी जो खुलने का इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि समर खतरे में है, तो शिवांगी उस पावर को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। हालांकि तभी समर एकदम से गायब हो गया। वो वहां नहीं था। सिर्फ शिवांगी ही नहीं, सुभाष सिंगला को भी एहसास हुआ कि समर उसकी आंखों के सामने उसके गुरुत्वाकर्षण किंगडम से ही गायब हो गया। वास्तव में जब सुभाष अपना ब्लेड लहरा रहा था, तो समर तुरंत गायब हो चुका था। तभी सुभाष के पीछे से एक मजाकिया आवाज आई, ओह सुभाष सिंगला, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? यह आवाज सुनते ही सुभाष का चेहरा भयावह हो गया। उसने तुरंत मुड़कर देखा। ये देखकर हैरान रह गया कि समर उसके पीछे खड़ा तिरस्कार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। सुभाष ने डर के मारे हकलाते हुए कहा, तुम 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 कैसे हिलने में कामयाब रहे? सुभाष की अभिव्यक्ति जम गई और वो बड़ी मुश्किल से यह कहने में कामयाब रहा। उसको समझ ये नहीं आ रहा था कि ग्रैंड मास्टर के किंगडम के प्रतिबंध के तहत शारीरिक गति असंभव थी और हर फाइटर ये बात जानता था। लेकिन फिर भी समर की शरीर कैसे वहां से हिल सकता था? समर ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट आ चुका था। समर ने एक झटके के साथ अपनी रेड फायर तलवार बाहर निकाल ली, मानो लाल बिजली की एक लकीर हवा को चीरती हुई और सुभाष के सामने गिर गई। इससे पहले कि सुभाष को जवाब देने का मौका मिलता, वो समर की तलवार के वार से मारा गया और उसकी आंखों में मौत के पहले भ्रम और आतंक भरा हुआ था। उसके शरीर को जमीन पर लेटने से ट्रैश का खून उसके पूरे शरीर में बह गया। यहां तक कि मरते हुए भी वो ये बात समझ ही नहीं पाया कि किंगडम गुरुत्वाकर्षण के असर के बाद भी समर कैसे हिल गया था। दुर्भाग्य से समर उसे ये कभी समझा नहीं पाया। आयरन फिस्ट सेक्ट का मास्टर, ग्रैंड मास्टर लिस्ट में 40वां सबसे पावरफुल फाइटर, बिल्कुल ढेर हो चुका था। आखिरकार वो मर चुका था। सुभाष की मौत ने बड़ी अशांति पैदा कर दी। आसपास के इलाकों में जो लड़ाई हो रही थी वो तुरंत बंद हो गई। सभी के सभी अफसोस से भर चुके थे। गिल परिवार का लीडर एल्डर धनराज के साथ लड़ रहा था। वो तुरंत वहां पर टक गए और सब कुछ बंद कर दिया। गोपाल मेहता और दिगंबर के बीच भी फाइट बंद हो गई थी। उन दोनों ने समर को पूरी तरह से सदमे में देखा था। सुभाष बहुत पावरफुल था, इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर किंगडम का फाइटर था। हालांकि उसकी एलिजिबिलिटी सुरेंद्र गिल जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी गुरुत्वाकर्षण किंगडम के बारे में वो जागरूक था। एक बार अंदर फंस जाने पर मौत मौत ही थी। अब सुभाष के गुरुत्वाकर्षण किंगडम पर कंट्रोल के बावजूद भी समर की तलवार ने एक ही वार में उसकी मौत कर दी। सभी लोग पूरे अविश्वास से भरे हुए थे। रंजीत राजपूत,
सबसे ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने कुछ ही देर पहले समर को मारने के लिए सुभाष की मदद की थी। स्वाभाविक रूप से वो गुरुत्वाकर्षण किंगडम की अपार पावर को जानता था। इसीलिए अगर वो सुभाष से लड़ता भी तो उसे हराना संभव था। उसे मरने के बारे में तो वो कल्पना कभी भी नहीं कर सकता था। रंजीत जानता था कि अगर समर सुभाष को मार सकता है तो वो उसे तो बिल्कुल आसानी से मार देगा, और इस एहसास के साथ उसका चेहरा जर्द पीला पड़ गया था। समर ने सुभाष को मारने के बाद उसने रंजीत का पीछा नहीं किया, बल्कि सुभाष की लाश के पास खड़ा होकर वहां पर कुछ ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसने एक काली किताब उसके पास से निकाल ली। उसमें गुरुत्वाकर्षण किंगडम तकनीक की डिटेल लिखी हुई थी। हर एक मास्टर लेवल के फाइटर के पास ज्ञान का अपना अनूठा सेक्टर था। सुभाष ने अपनी प्रैक्टिस को गुरुत्वाकर्षण किंगडम पर केंद्रित कर दिया था, और गुरुत्वाकर्षण किंगडम पर प्रतिबंध पावर और उसकी ये नई खोज थी। हालांकि समर ने फायर एलिमेंट की प्रैक्टिस की थी और फायर किंगडम में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण किंगडम में भी बहुत ज्यादा रुचि रखता था। यदि वो गुरुत्वाकर्षण किंगडम की पावरों को सीख लेगा तो एकदम सही होगा। समर ने गुरुत्वाकर्षण किंगडम की किताब को कसकर पैक कर लिया, फिर ठंडी चमकती आंखों से रंजीत को मुड़कर घूरने लगा। रंजीत तो बस समर का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी लंबी तलवार भी सुभाष को उधार दे दी थी। वह समर हमेशा से ही द्वेष रखता था, इसलिए समर उसे कैसे भूल सकता था। रंजीत ने ठंडे स्वर में पूछा, समर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? लेकिन समर ने तभी ठंडे मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या कर रहा हूं? बेशक मैं तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा हूं। उसकी आवाज में खतरनाक किलिंग इंटेंट था, जो उसकी हड्डियों तक कंपकपा गया था। रंजीत राजपूत का चेहरा यह सुनकर पूरी तरह से बदल गया था। वो तुरंत वहां से भागने के लिए मुड़ा, और सुभाष के समर की तलवार से एक ही वार से मारे जाने के विचार से वो इतना डर गया था कि वहां से भाग जाना चाहता था। वो सुभाष से ज्यादा पावरफुल हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा ही। फिर भी वो समर का इस टाइम मुकाबला नहीं कर सकता था। आसपास के लोग अवाक रह गए। रंजीत राजपूत मुंबई के चौथे सबसे बड़े एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार का सदस्य था। वो 80 फाइटरों में से एक, और उसका जैसा फाइटर कैसे पलटकर भाग सकता था? सभी ने जब देखा कि एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार के लीडर आगे बढ़े थे, तो वे सभी समर को मारने के लिए आगे आए थे। लेकिन अब रंजीत राजपूत ही वहां से भाग रहा था। वाह! समर के शरीर की हरकत और उसके पैरों के तलवों को इस जोरदार कदम से उसने जमीन को सीधे हिला दिया, आसमान से अलांग छलांग लगा दी और फौरन रंजीत के सामने उतर गया। उसके भागने का रास्ता रोक दिया, जैसे कोई चील अपने पंख फैलाकर नीचे झपटी हो। रंजीत स्तब्ध रह गया, गुस्से में चिल्लाया, समर, मैं राजपूत परिवार का लीडर हूं। क्या तुम ये जानकर भी मुझे मारना चाहते हो? कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं कर रहे? समर ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैंने जब आयरन फिस्ट सेक्ट के लीडर को मार दिया, तो अब तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मुझे इस बारे में सोचने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी बात सुनकर रंजीत ने गुस्से में समर को धमकी देते हुए फिर से कहा, मैं तुम्हें बता दूं समर, अगर तुम मुझे मार दोगे तो राजपूत परिवार का एल्डर, मेरे दादाजी, तुमसे बदला जरूर लेंगे। उसकी धमकी सुनकर समर ने ठंडी मुस्कान दी और फिर बेपरवाही से कहा, मैं किसी धमकी से नहीं डरता। तुम्हें मारने के बाद अगर तुम्हारे दादाजी भी मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। समर जानता था कि मुंबई के 4 सबसे बड़े एंशियंट मार्शल आर्ट परिवारों में बहुत पीछे
पावर छिपी हुई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं डरा। अगर विरोधी के पास छिपी हुई पावर थी तो उसके पास भी है, क्योंकि उसने अब अपने टोटम की पूरी ताकत का इस्तेमाल तो अभी तक नहीं किया था। एक विशेष रूप से विशेष टोटम पावर, जिसे कुछ लोग एक्टिवेट कर सकते थे और कुछ नहीं। हालांकि सुभाष और रंजीत राजपूत ग्रैंड मास्टर्स लेवल के पावरफुल फाइटर थे, फिर भी वे अपनी टोटम पावर को अभी तक एक्टिवेट नहीं कर पाए थे। अफवाहों में कहा गया था कि राजपूत परिवार के पुराने लीडर ने अपने टोटम पावर को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन सच में कोई नहीं जानता था कि उसका टोटम कौन सा था। रंजीत राजपूत को धमकी देने के बाद जैसे ही समर ने अपनी लंबी तलवार निकाली और राजपूत पर वार करने ही वाला था, तभी अचानक से शिवांगी ने चिल्लाते हुए कहा, शैडो किंग, प्लीज रुक जाइए। उसको बीच में आता हुआ देखकर समर ने हैरान होते हुए पूछा, मिस शिवांगी, आप मुझे रंजीत को मारने से क्यों रोक रही हैं? शिवांगी ने उसको समझाते हुए कहा, शैडो किंग, रंजीत राजपूत ने तुम्हें सच बताया। राजपूत परिवार के पिछले लीडर के पास टॉप पावर है। रंजीत राजपूत को मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम उसकी जान के बदले उससे आसानी से अल्केमी के लिए कुछ औषधि जड़ी बूटी हासिल कर सकते हो। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी आंखों में प्रशंसा के भाव लिए और सिर हिलाते हुए कहा, बुरा तो नहीं है मिस शिवांगी, आपका विचार सोचने लायक तो है। उसे पता था कि शिवांगी बिल्कुल सही थी। रंजीत राजपूत को मारना आसान था, लेकिन मुसीबत उसके बाद आ सकती थी। उसके जान की कीमत अल्केमी के लिए कुछ जरूरी कीमती जड़ी बूटियों के बदले ये बात ज्यादा अच्छी थी। मुंबई के 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक होने के नाते राजपूत परिवार की तिजोरी औषधीय जड़ी बूटियों से बिल्कुल ठकाठक भरी हुई थी। अगर उसे ये जड़ी बूटियां मिल जाएं, तो उसके अल्केमी एक्सपेरिमेंट आसान हो जाएंगे। ये सब सोचते हुए समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ओह रंजीत राजपूत, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन केवल 1 किलोग्राम सबसे प्रीमियम जड़ी बूटियों के बदले में। समर का यह प्रस्ताव रंजीत राजपूत को ठंडी हवा का झोंका सा लगा। प्रीमियम जड़ी बूटियां, ये आम जड़ी बूटियां बिल्कुल नहीं थी। 100 साल से ज्यादा समय तक उगने के बाद भी उन्हें जंगल से इकट्ठा किया जाता था। ये जड़ी बूटियां बेशकीमती थी, और हालांकि राजपूत परिवार एक अपेक्षाकृत बड़ा परिवार हो सकता था, फिर भी उनकी तिजोरियों में इन प्रीमियम जड़ी बूटियों का केवल लगभग 3 किलोग्राम ही स्टॉक था। समर आसानी से प्रभावित होने वाला तो बिल्कुल नहीं था। वो राजपूत परिवार की प्रीमियम जड़ी बूटियों का आधा हिस्सा चाहता था, जो सैकड़ों वर्षों से उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति थी। इसलिए निश्चित रूप से रंजीत राजपूत ने इनकार कर दिया। रंजीत राजपूत ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में सीधे मना करते हुए कहा, हो तुम भ्रम में हो समर, मैं तुम्हें हमारी प्रीमियम जड़ी बूटियों का 1 किलोग्राम हिस्सा कभी नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, रंजीत राजपूत, अगर तुम मुझे 1 किलोग्राम प्रीमियम जड़ी बूटी नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, सोच लो। उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट था। समर तेजी से रंजीत राजपूत के सामने आ गया। तुरंत उसके अपने हाथों में पकड़ी रेड फायर तलवार निकाल ली। रंजीत राजपूत के सामने लाल बिजली की एक किरण गिर गई, जो उसकी गर्दन पर आकर रुक गई। रेड फायर तलवार की नोक के आगे हल्के से वार से ही रंजीत राजपूत के गले में छेद होने वाली थी। उसका जीवन अब खत्म होने ही वाला था। रंजीत राजपूत अपने गले पर तलवार की नोक को मारने के लिए उसके बर्फीले इरादे से बहुत ज्यादा भयभीत हो चुका था। समर अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसके पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इस बिंदु पर आसपास के सभी लोग ये बता सकते थे कि समर के पास अपार पावर थी, जो कि
रंजीत राजपूत से कहीं अधिक थी। वास्तव में इसे पावर कहना उचित नहीं होगा, बल्कि इसे युद्ध पावर कहना चाहिए, जिसे समर ने स्लैश के साथ उन सभी पर हावी कर दिया। समर ने अपनी तलवार को थोड़ा सा हिलाया और सीधे रंजीत राजपूत की गर्दन की त्वचा में छेद कर दिया। इससे उसका खून बहने लगा। समर ने उसकी तरफ देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, सोच लो, मैं तुम्हें 1 किलोग्राम प्रीमियम जड़ी बूटियां और अपने सिर पर एक चीज सिलेक्ट करने के लिए 3 सेकंड का समय देता हूं। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहते हो? यह कहते हुए उसने काउंटडाउन शुरू कर दिया। 1, 2, रुक जाओ रुक जाओ। जैसे ही 3 सेकंड पूरे होने वाले थे, रंजीत राजपूत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें 1 किलोग्राम प्रीमियम जड़ी बूटी देने के लिए तैयार हूं। तुम रुक जाओ रुक जाओ। रंजीत राजपूत के लिए प्रीमियम जड़ी बूटियां कीमती तो हो सकती थी, लेकिन उन्हें द्वारा इकट्ठा किया जा सकता था। लेकिन उसके पास केवल एक ही तो जीवन था। अगर वो इसे खो देगा तो सब कुछ तो बर्बाद हो ही जाएगा। रंजीत ने समर की तरफ डर भरी आंखों से देखते हुए कहा, मुझे मुझे वापस जाने दो समर। मैं तुम्हारे लिए 1 किलोग्राम प्रीमियम जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। लेकिन समर ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं आने दे सकता। अगर तुम मुझे जड़ी बूटियां दिया बिना भाग गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रंजीत ने उसकी तरफ देखते हुए हंसकर कहा, ओह समर, अगर तुम मुझे वापस नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हें जड़ी बूटियां कैसे दे पाऊंगा? समर ने बेपरवाही से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ओह, ये तो बहुत आसान है। अपने बेटे रितेश राजपूत को बुलाओ। वो तुम्हारे परिवार का यंग मास्टर है, इसीलिए उसे कहो कि वो उन प्रीमियम जड़ी बूटियों को लेकर आए। ये काम बिल्कुल आसानी से हो सकता है। समर भी कोई बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं था। वो रंजीत राजपूत को वापस उसके परिवार में जाने नहीं दे सकता था। अगर ये आदमी अपना वादा नहीं निभाता और वापस नहीं आता तो सारी प्लानिंग चौपट हो जाती। राजपूत परिवार वैसे भी मुंबई के 4 सबसे एंशियंट परिवारों में से एक था, और न सिर्फ रंजीत राजपूत के कारण, बल्कि कई अन्य राजपूत एल्डर और फाइटर्स के भी कारण। समर इतना मूर्ख बिल्कुल नहीं हो सकता था कि वो अकेले ही राजपूत परिवार के अंदर घुस जाए। रंजीत राजपूत गुस्से में था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने अपने बेटे को बुलाकर स्काई माउंटेन विला में 1 किलोग्राम प्रीमियम जड़ी बूटी लेकर आने के लिए कहना ही पड़ा। गिल परिवार के लीडर सुरेंद्र गिल, मेहता परिवार के लीडर गोपाल मेहता और आसपास के बाकी लोग इस बात से हैरान थे। रंजीत राजपूत, जो उन्हीं की तरह एक एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार का लीडर था, उसे अब समर से खतरा था, इसलिए वो गुस्से में थे। दुर्भाग्य से ड्रैगन पैलेस के मास्टर धनराज ने सुरेंद्र गिल को रोक दिया और वशिष्ठ परिवार के लीडर दिगंबर ने गोपाल मेहता को रोक दिया था, क्योंकि वे समर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वहीं जब रितेश को पता चला कि उसके पिता की जान समर के हाथों में है, तो उसने तुरंत सब कुछ संभाल लिया। उसने 1 किलोग्राम जड़ी बूटियां लाकर दी और उन्हें हेलीकॉप्टर से पहुंचा दिया। जब रितेश 1 किलोग्राम प्रीमियम जड़ी बूटियों के साथ स्काई माउंटेन विला में पहुंचा, तो अपने पिता के कंधे पर समर की तलवार को देखकर उसे उल्टे जैसा महसूस हुआ। रितेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए समर से कहा, समर, तुम गधे, मेरे पिता को रिहा करो अभी के अभी। उसकी बात सुनकर समर ने ठंडी आवाज में कहा, ओह कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना मुंह खोलने की? समर ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर लात मारी और फाइट के दौरान गिरी एक पेड़ की टहनी को हवा में उछाल दिया। बिजली की एक चमक की तरह वो टहनी रितेश के चेहरे पर जा गिरी। जैसे ही वो टहनी उसके चेहरे पर लगी, रितेश दर्द से चिल्ला उठा। उसके चेहरे पर तुरंत चोट लग गई और इस क्षण वो बड़े डर के साथ समर को देख रहा था। उसकी स्पीड को देखकर वो हैरान हो गया था। समर बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने एक पेड़ की टहनी को
इतनी तेज गति से गिरा दिया कि स्पष्ट रूप से रितेश को यह रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। रितेश को अफसोस हुआ कि उसने समर को पहले क्यों नहीं मारा। कुछ समय पहले तक समर वशिष्ठ परिवार की एंशियंट मार्शल आर्ट नीलामी में था और वो एक उस समय मामूली फाइटर था। अब वो ग्रैंड मास्टर रेजिम में पहुंच चुका था। इससे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि समर ग्रैंड मास्टर किंगडम में बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुका था। यहां तक कि उसके पिता जैसे रेप्यूटेड एक 81वें ऑर्थोडॉक्स ग्रैंड मास्टर को भी वो हरा चुका था। तभी समर ने ठंडेपन से रितेश को देखा और बर्फीले तिरस्कार के साथ बोला, मुझे जड़ी बूटियां दे दो। अगर तुमने एक भी शब्द और बोला तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। रितेश को अपमानित किया गया और एक ऐसे युवक द्वारा नीची नजरों से देखा गया जिसे उसने अतीत में इग्नोर किया था। वो दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि समर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। रितेश ने सिर झुकाया और चेहरे पर उदासी लिए हुए समर के सामने 1 किलोग्राम कीमती जड़ी बूटियां रख दी। इन प्रीमियम जड़ी बूटियों को देखकर समर की आंखें चमक उठी। उसने खुश होते हुए कहा, ओह वाह, 100 साल पुराना बैंगनी पत्ती वाला फूल, 200 साल पुराना खोपड़ी वाला फल, 300 साल पुराना जिनसेंग भी। मुंबई के ये इतने बड़े परिवार के पास ये अपने ऐसी वस्तुएं होना बहुत बड़ी बात थी, और इसमें प्रीमियम जड़ी बूटियां तो बहुत ज्यादा थी, जिसे अकेले खोजना समर को पता नहीं कितने हजारों साल लग जाते। समर शिवांगी का जितना भी शुक्रिया अदा कर सके वो बिल्कुल कम था। वो जानता था कि अगर शिवांगी ने उसे नहीं रोका होता तो वो निश्चित रूप से कब का रंजीत को मार चुका होता, और फिर उतनी मात्रा में उसे ये प्रीमियम जड़ी बूटियां तो कभी जिंदगी में नहीं मिलती। समर के लिए ये प्रीमियम जड़ी बूटियां रंजीत राजपूत के जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान थी। समर ग्रैंड मास्टर किंगडम के मिड स्टेज पर था, बड़े पैमानों पर ताकत के साथ। वो कभी भी रंजीत राजपूत को मार सकता था, लेकिन इन प्रीमियम जड़ी बूटियों को नहीं ढूंढ सकता था। समर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों जा सकते हो। जब भी तुम दोनों को मेरे साथ लड़ने का मन हो तो फिर आ जाना, मैं खुद तुम्हारा स्वागत करूंगा। ये कहते हुए उसने रंजीत की गर्दन पर अपनी तलवार हटा ली। समर ने सच कहा था, वो सचमुच चाहता था कि यह बड़े परिवार उसके पीछे पड़ जाए। उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। अगर इन बड़े परिवारों का लीडर उसके पीछे पड़ जाए तो वो इन लीडरों को नहीं मारेगा, बल्कि उनके पास जो जो कीमती चीजें थी सब कुछ फाइटिंग तकनीक के साथ उनकी जान बख्श देगा और सब कुछ इकट्ठा कर लेगा। इस तरह वो बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा कर सकता था। रंजीत और उसका बेटा बिना कुछ कहे वहां से चले गए। हालांकि उन दोनों के चेहरे बहुत बुरे से लग रहे थे, लेकिन उनके दिलों में खूनी गुस्सा भरा हुआ था जो अंदर ही अंदर उबल रहा था। वो दोनों जानते थे कि वे इस समय समर को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि ये युवक ग्रैंड मास्टर रेजिम में भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। शायद शायद अब केवल राजपूत परिवार के एक एल्डर ही अब समर को हरा सकते थे। और उनसे निपटने के बाद समर ने सुरेंद्र गिल और गोपाल मेहता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चीफ सुरेंद्र और चीफ गोपाल, क्या आप अभी भी मुझे मारने का इरादा रखते हैं? समर दरअसल चाहता था कि ये दोनों कोशिश करते रहें, लेकिन ये बात अब साफ हो चुकी थी कि दोनों के दोनों अब उसे देखकर ही हिचकिचाने लगे थे। एल्डर धनराज और लीडर दिगंबर वशिष्ठ की रुकावट के चलते वे समर को मार नहीं पा रहे थे। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र गिल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, खुद से आगे मत बढ़ो समर, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने बेटे आशीष गिल का बदला लेने के लिए तुम्हारा सिर काट दूंगा। और यह कहने के बाद वो अपने रास्ते चला गया। गोपाल मेहता ने सुरेंद्र का पीछा किया और वो दोनों स्काई माउंटेन विला से बाहर निकल गए।
समर ने सुरेंद्र गिल और गोपाल मेहता को जाने से नहीं रोका, क्योंकि सुरेंद्र बहुत ताकतवर था और अगर समर उसे मार भी देता तो उसके पीछे उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, जो समर उस समय नहीं दे सकता था। इसलिए उसने जाने दिया। समर के पास अमृत किंग की अल्केमी कला थी। वो जानता था कि अगर वो अल्केमी में निपुण हो गया, फायर एम्परर सेक्ट का प्रासंगिक संगत संबंध स्थापित कर लिया, तो इससे मुंबई के 4 बड़े मार्शल आर्ट परिवारों का झटका लगेगा। फिर उसे कोई गंदा काम खुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समर ने इन सभी बातों पर विचार किया। शिवांगी को एक चांदी सफेद अमृत देते हुए कहा, आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस शिवांगी। ये लाइफ एनर्जी की गोली है। यह आपके पिता के जीवन को 1 महीने और बढ़ा सकती है। प्लीज आप ये उनके लिए रख लीजिए। और यह वास्तव में जीवन को लंबा करने वाली गोली थी। शिवांगी ने अपने हाथ में गोली को पकड़ रखा था। यह लाइफ एनर्जी से चमक रही थी। ये देखकर उसका आकर्षक चेहरा कृतज्ञता से अभिभूत हो गया था। हालांकि शिवांगी जानती थी कि समर ने अमृत किंग की अल्केमी कला हासिल कर ली थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसने अभी तक केवल अल्केमी के सिद्धांतों की ही प्रैक्टिस की थी, अल्केमी के अभ्यास का नहीं। शिवांगी ने समर को एक अल्केमी भट्टी, ढेर सारी जड़ी बूटियां उपहार में दे दी, लेकिन फिर भी शिवांगी को उसे कोई खास उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी कि यह जीवन बढ़ाने वाली गोली एक अनमोल अमृत है और जिसे बनाना बहुत मुश्किल भी है। लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि समर ने इसे बना लिया था। वो प्रतिभाशाली था। वो बहुत बड़ा खास इंसान था। शिवांगी ने मन ही मन आं भरी। तब उसे पता चला कि समर ने केवल मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली प्रभाव नहीं दिया, बल्कि अल्केमी में भी वो ज्यादा निपुण अब होने वाला था। वहीं समर ने दिगंबर की तरफ बढ़ते हुए कहा, चीफ दिगंबर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए एक प्रीमियम ग्रैंड मास्टर गोली जरूर बनाऊंगा। दिगंबर और पारुल दोनों ही उसे एंशिएंट मार्शल आर्ट मेले में लेकर आए थे। उन्होंने उसे एंशिएंट अमृत भट्टी हासिल करने में भी मदद की। इसके अलावा उन्होंने उसे मेहता परिवार के लीडर गोपाल मेहता से निपटाने में भी मदद की। समर को इस सारे सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा करना ही था। समर की बात सुनकर दिगंबर का चेहरा खिल उठा। वो ग्रैंड मास्टर किंगडम के मिड स्टेज पर था। अगर वो प्रीमियम अमृत प्राप्त कर लेता तो वो ग्रैंड मास्टर किंगडम के टॉप स्टेज पर पहुंच जाएगा और यही उसका असली सपना था। दिगंबर समर को जड़ी बूटियां देना चाहता था, लेकिन समर ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसे दिगंबर की जड़ी बूटियों में कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अभी अभी रंजीत से 1 किलोग्राम प्रीमियम जड़ी बूटियां ले ली थी। ये प्रीमियम अमृत बनाने के लिए बिल्कुल सही जड़ी बूटियां थी। समर इन जड़ी बूटियों को लेकर स्काई माउंटेन विला के एक कमरे में चला गया, जहां अमृत भट्टी में वो पत्थर नहीं थे। समर ने शिवांगी से कुछ और फोर्ट एंड पत्थर का इंतजाम करने के लिए कहा। प्रीमियम अमृत बनाने के लिए वो निकल पड़ा था। क्योंकि समर को पहले से ही अमृत बनाने के तरीके पता थे, इसलिए प्रक्रिया बहुत तेज थी। सबसे पहले उसने अमृत की भट्टी को 100 साल पुराने बैंगनी पत्तों वाले फूल, 200 साल पुराने स्कैल्पिस फल, 300 साल पुराने जिनसेंग और कुछ अन्य जड़ी बूटियों से भर दिया। फिर उन्होंने भट्टी के नीचे फोर्ट एंड पत्थरों को जला दिया। अमृत किंग से प्रीमियम ग्रैंड मास्टर गोली बनाने के निर्देशों का ठीक से पालन करने लगा। बेशक यह ग्रैंड मास्टर गोली बनाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन थी। लाइफ एनर्जी गोली बनाने की प्रक्रिया जितनी ही कठिन थी, समर पहली बार असफल हुआ, जिससे वो निराश हो गया। समर ने गलत तरीके से यह मान लिया था कि अब वो लाइफ एनर्जी गोली की प्रक्रिया जानता है, तो उसके लिए ग्रैंड मास्टर गोली बनाना भी आसान होगा। बेशक ग्रैंड मास्टर की गोली के लिए परीक्षा कठिन थी। लाइफ एनर्जी गोली बनाने की प्रक्रिया जितनी ही कठिन, समर पहली बार असफल हुआ, जिससे वो निराश हो गया। हालांकि लाइफ एनर्जी गोली और ग्रैंड मास्टर गोली दोनों ही प्रीमियम अमृत तो थी, लेकिन इन्हें बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी। जड़ी बूटियों का सही अनुपात, लो पर नियंत्रण और समय की अवधि, सभी का कड़े से पालन करना था।
समर अपने पहले ही प्रयास में गिर गया और 100 ग्राम जड़ी बूटियां उसने बर्बाद कर दी, जिससे उसे थोड़ी सी पीड़ा हुई। ये जड़ी बूटियां अमूल्य थी। 1 ग्राम जड़ी बूटी लाखों और करोड़ों में बिकती थी, और कुछ तो ऐसी थी जिन्हें पैसे में खरीदा भी नहीं जा सकता था। शुरुआती असफलता के बाद समर ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन दूसरी बार असफल होने पर उसके दिल में एकदम से निराशा चुभ गई। 4 असफलताओं के बाद उसने 400 ग्राम जड़ी बूटी बर्बाद कर दी, लेकिन 5वें प्रयास में उसने एक प्रीमियम ग्रैंड मास्टर गोली तैयार कर ली थी। ये एक पन्ना की गोली थी, केवल 1 उंगली के आकार की। सतह पर हरे रंग की रोशनी चमक रही थी, लेकिन नीचे भारी मात्रा में इंपोर्टेंट सार था। समर ने केवल एक सांस ली, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने लाइफ एनर्जी की गहरी सांस ली हो। इससे उसे काफी आराम मिला। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह वाह, अभी तो 500 ग्राम जड़ी बूटियां और भी बची हुई हैं। मैं शैडो ग्रुप टीम और बख्तावर की मदद के लिए कुछ लोअर हेवन के अमृत और कुछ हाई हेवन के अमृत बनाऊंगा। ये सोचते हुए वो अमृत बनाने लगा। इसके बाद वो हर प्रक्रिया में सफल रहा, क्योंकि लोअर हेवन और हाई हेवन से अमृत बनाना आसान था। जब तक वो सचेत था, वो केवल एक ही प्रयास में सफल होने के लिए बाध्य था। अंत में समर ने 5 लोअर हेवन के अमृत, 5 हाई हेवन के अमृत और 1 किलोग्राम प्रीमियम जड़ी बूटियों का उपयोग किया। निश्चित रूप से निर्माण में जितनी अधिक प्रीमियम जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता, अमृत का प्रभाव उतना ही बेहतर होता, क्योंकि समर ने इन हेवन गोलियों को बनाने के लिए सबसे प्रीमियम जड़ी बूटियों का उपयोग किया था। इसलिए ये किसी भी औसत में हेवन गोलियों की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रभावी थी। समर ने लोअर हेवन और हाई हेवन टीयर की गोलियों को प्रीमियम ग्रैंड मास्टर गोली के साथ अपने पास रख लिया और वहां से बाहर चला गया। 3 घंटे बीत चुके थे। दिगंबर और पारुल बाहर हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। समर को बाहर आता हुआ देखकर दिगंबर की आंखें चमक उठी। वो बड़ी एक्साइटमेंट में भर गया था, साथ ही बेचैनी के संकेत भी थे। उसे उम्मीद थी कि समर सफल होगा, और डर था कि अगर वो असफल हो जाएगा तो क्या होगा। समर ने उनके पास आते ही हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लीडर दिगंबर, ये आपके लिए प्रीमियम ग्रैंड मास्टर गोली है। ये कहते हुए उसने लाइफ एलिमेंट अमृत दिगंबर को दे दिया। दिगंबर ने आश्चर्य से उस ग्रेट लाइफ एलिमेंट को देखा, जो उसके हाथ में मौजूद अमृत से निकल रहा था। समर की तारीफ करते हुए उसने कहा, समर, तुम एक जूनियर अल्केमिस्ट हो। मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। वशिष्ठ परिवार के लीडर के रूप में दिगंबर ने अनगिनत प्रतिभाओं से मूल्यांकन किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उनमें से किसी की प्रशंसा नहीं की थी, यहाँ तक कि तलवार ग्रैंड मास्टर अभय की भी नहीं। हालांकि दिगंबर ने वास्तव में समर की प्रशंसा कर दी। वो न केवल पावरफुल था, बल्कि अल्केमी में भी प्रतिभाशाली था। इस तरह के प्रीमियम अमृत का निर्माण करने में सक्षम था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, चीफ वशिष्ठ, मेरी तारीफ बंद कीजिए और ये प्रीमियम अमृत ट्राई कीजिए। वो अपने द्वारा बनाए गए अमृत के प्रभावों को देखना भी चाहता था। दिगंबर ने सिर हिलाया और पन्ना की गोली मुंह में डाल ली। वो तुरंत उसके मुंह में जाते ही पिघल गई थी। एक जबरदस्त लाइफ एनर्जी का निर्माण हुआ, जो उसकी नसों और हड्डियों के हर एक कोने में पहुंच गई थी। इसने विषाक्त पदार्थों को खत्म कर दिया, हड्डियों को सख्त कर दिया और लाइफ की एनर्जी को बढ़ा दिया था। तभी बूम की आवाज आई। दिगंबर के शरीर के अंदर की जंजीरें एकदम से फट गई। वो सीधे ही मिड स्टेज से ग्रैंड मास्टर किंगडम के लास्ट स्टेज में पहुंच गया था। अपने मुट्ठी के एक ही वार से दिगंबर ने अपने सामने के विशाल पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। दिगंबर ने बड़ी ही कृतज्ञता से समर का सामना करते हुए कहा, शैडो किंग, मैं आपके अमृत के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं अंततः ग्रैंड मास्टर किंगडम के लास्ट स्टेज पर पहुंच गया हूं। सीनियर एल्डर प्रताप द्वारा हमेशा ही उस पर अत्याचार किया जाता था, यहां तक कि उनके परिवार के नेतृत्व को भी खतरा हो रहा था। अब जबकि वो ग्रैंड मास्टर के लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था, तो वह सीनियर प्रताप की जितना ताकतवर हो चुका था।
और अब उससे डरने में उसको कोई जरूरत नहीं थी। दिगंबर स्पष्ट रूप से जानता था कि यह पूरी तरह से समर की गोली के कारण ही हुआ था, इसलिए उसने उसका आभार प्रकट करना चाहा। इसके बाद समर ने स्काई माउंटेन विला छोड़ दिया, इंदौर की तरफ चल पड़ा। हालांकि अल्केमी भट्टी समर की कार के लिए बहुत बड़ी थी। उसने शिवांगी से उसे इंदौर पहुंचाने के लिए मदद मांगी। वो पहले अपनी कार से चला गया। समर को कियारा की भी याद आ रही थी। उसी समय उधर मार्शल आर्ट वर्ल्ड में खबर फैल गई कि समर ने सुभाष को मार डाला। रंजीत राजपूत को स्काई माउंटेन विला से धमकी दी और इसने इंडिया मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड को सौंका दिया था। हर कोई अविश्वास में भरा हुआ था। वो लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये समर कौन है? वो सुभाष को मारने के लिए इतना पावरफुल कैसे हो गया? उसके पास खड़े लड़के ने कहा, भाई मैंने सुना है कि समर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का बेटा है, वही ग्रेट कॉन्करर जिसने पूरे इंडिया पे विजय प्राप्त की थी। पहले वाले लड़के ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, ओह, अरे फिर तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना पावरफुल है। कॉन्करर की पावर ने मार्शल आर्ट वर्ल्ड में गौरव को नष्ट कर दिया। अब उसका बेटा फिर से शुरुआत कर रहा है। मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लोग आपस में गपशप में डूब गए थे। हर कोई चर्चा कर रहा था कि समर कौन है और कितना पावरफुल है। आखिरकार सुभाष सिंगला कोई साधारण इंसान बिल्कुल नहीं था। वो ग्रैंड मास्टर लिस्ट में चौथा सबसे पावरफुल व्यक्ति था और मारा गया था। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कुछ लोगों ने तलवार ग्रैंड मास्टर अभय दुग्गल की तुलना समर से कर दी थी और कहा था कि वो वास्तव में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। समर और अभय दोनों तलवार का इस्तेमाल करते थे, तलवार के महारथी थे और इतने व्यक्तियों को आकर्षित किया। कुछ लोगों ने तो जनता को भी उकसाया कि वह दोनों तलवार महारथियों की फाइट अपने आपस में करवा दे। अभय वशिष्ठ अब ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप पर था। 10 मजबूत फाइटरों से सबसे ज्यादा पावरफुल, दीवार पर सूचना जारी करने वाले, सभी काले दिल वाले थे। ग्रैंड मास्टर सूची में टॉप 10 से पावरफुल लोगों में से एक। अत्यंत कुशल, जिन लोगों ने गुप्त रूप से दूसरों को संभावित लड़ाई के बारे में बताया, उनके इरादे बहुत बुरे थे। समर को मार्शल आर्ट वर्ल्ड में इन उथल पुथल के बारे में पता बिल्कुल नहीं था। अगर पता भी होता फिर भी उसको उसकी परवाह नहीं थी। आजकल मार्शल आर्ट वर्ल्ड में समर निसंदेह सबसे अधिक पहचान वाला करैक्टर बन गया था, जो कोई अन्य पावरफुल करैक्टर्स को दबा रहा था। समर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। सिर्फ वो 2-2.5 घंटे में ही इंदौर लौट आया। वो विला कंपनी में नहीं गया, सीधे हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल के अंदर कियारा की हालत काफी सुधरी हुई थी और इन सभी उपचारों के बाद वो आसानी से चलने, खाने और सोने में भी सक्षम थी। कियारा ने सोचा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। अब वो हॉस्पिटल में भी नहीं रहना चाहती थी, वो काम पर लौटना चाहती थी। कियारा ने अग्रवाल इंडस्ट्री के बारे में सोचा, क्योंकि वो इस समय कंपनी में नहीं गई थी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कंपनी का काम कैसा चल रहा है। हालांकि कियारा अपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, बाकियों से आसानी से मिल सकती थी, लेकिन कंपनी में न जाना उसे तनाव में डाल रहा था। कियारा ने अपने लाल होठ धीरे से खोले और अपने पास में बैठी अलिस्का से कहा, माँ, मैं कंपनी का दौरा करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अलिस्का अप्रसन्न दिखाई दी। उसने नाखुश होते हुए कहा, कियारा बेटी, समर दूर गया हुआ है, हमें उसके वापस आने तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन कियारा जिद करते हुए बोली, नहीं, मैं अपना कंपनी से ध्यान नहीं हटा सकती। अलिस्का ने उसको समझाने की कोशिश की और कहा, कियारा, तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? तुम्हें कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। लेकिन कियारा मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने फिर से कहा, मुझे मत रोको ना माँ, मुझे आज ही कंपनी में वापस जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कियारा जिद पर अड़ गई। एक बार उसने तय कर लिया कि अब कोई रास्ता नहीं। अगर उसने कंपनी की जांच करने का फैसला कर लिया तो उसे जाना ही होगा। अलिस्का के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने कियारा का डिस्चार्ज प्रक्रिया आयोजित करना में मदद करनी पड़ी। जैसे वो दरवाजे से बाहर निकले, शैडो ग्रिप टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कियारा अब कंपनी में वापस जाने पर अड़ी रही तो बेचारी टीम भी क्या करती। जैसे ही कियारा वहां से गई, 2 लोग तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़े। एक मिस्ट्री थी जिसे वो जानती थी कि उसका बॉडीगार्ड है। दूसरी एक लड़की थी
जिसे वो नहीं जानती थी। ये लड़की बहुत ही आकर्षक थी। आकर्षक चेहरे पर कामुकता के संकेत थे। उसकी चीनी मिट्टी जैसी एक त्वचा साफ पानी के जैसी थी। उसको देखकर कियारा ने भौहें सिकोड़ दी और शिकायत करते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? यह महिला भले ही आकर्षक हो, लेकिन वो उसके पीछे पीछे आई थी, इसलिए कियारा असहज हो गई थी। सातो ने कामुक मुस्कान के साथ समझाते हुए कहा, हेलो, मैं योशिको सातो हूँ। मुझे मास्टर समर ने आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। योशिको को समर ने पराजित कर लिया था और वो समर की अब दासी बन चुकी थी। उसका मिशन था कियारा की रक्षा करना। उसकी बात सुनकर कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा, मिस्ट्री मेरी रक्षा कर रही है, मुझे बस इतना ही चाहिए। कियारा योशिको से परेशान नहीं थी, वो समर से परेशान थी, क्योंकि समर ने उसे नौकरी पर रखा था। हालांकि मिस्ट्री को भी समर ने ही नौकरी पर रखा था, लेकिन वो कियारा के अब बिल्कुल करीब हो गई थी। सहज रूप से उसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया। योशिको ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कियारा ने तुरंत हाथ हिलाकर मिस्ट्री के साथ कार में बैठ गई। योशिको को हॉस्पिटल में ही छोड़कर आ गई। उधर जैसे ही समर हॉस्पिटल में आया, उसने योशिको को हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर टहलते हुए देखा। कार रोकने के बाद समर ने संदेह से पूछा, योशिको, मैंने तुम्हें पत्नी कियारा की रक्षा करने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समर को देखते ही योशिको का आकर्षक चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मैं उनकी रक्षा कर रही थी, लेकिन वो मुझे साथ नहीं लेकर गई। सामने से उसकी बात सुनकर समर ने हैरान होते हुए कहा, क्या? कियारा कहाँ गई? योशिको ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मास्टर, उसने कहा कि वो कंपनी में काम करने जा रही है। समर ने कहा, यह क्या पागलपन है? उसका शरीर अभी भी रिकवर हो रहा है, काम पर वो कैसे जा सकती है? समर को समझ नहीं आ रहा था कि कियारा ऐसा कैसे कर सकती है। उसे हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए, कंपनी में भागकर यह मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। समर ने योशिको को कार में अपने बगल में बैठा लिया और वह अग्रवाल इंडस्ट्री की तरफ चले गई। समर जल्द से जल्द कियारा से मिलना चाहता था। 10 मिनट बाद समर अग्रवाल इंडस्ट्री में पहुंचा, जहां उसे एक विशाल ऊंची इमारत का सामना करना पड़ा, जिससे वो असहज हो गया। इस पूरे समय में समर मार्शल आर्ट वर्ल्ड से निपट रहा था। उसने अमृत किंग के मकबरे में गया, एंशियंट मार्शल आर्ट मेले में गया और वहां जीवन के बारे में तो भूल ही चुका था। अब जब उसने अग्रवाल इंडस्ट्री को सामने देखा तो अनगिनत यादें ताजा हो गई। उसे याद आया कि वो पहली बार इंटरव्यू के लिए यहाँ आया था और वो इंटरव्यूअर इरा थी। पहली बार उसने प्राची को देखा और रोहन से भी यहाँ मिला। समर ने अपनी गाड़ी पार्क की, फिर सीधे कंपनी की तरफ चला गया, लेकिन दरवाजे पर रोहन ने उसे रोक लिया। रोहन ने समर को जोर से गले लगा लिया, उसकी बाहों में भरकर रोते हुए कहा, बड़े भाई समर, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। रोहन को अपने बड़े भाई समर की बहुत याद आती रही, लेकिन वो उसे बोल भी नहीं पा रहा था। समर ने अपनी आंखें घुमाई और शिकायत करते हुए कहा, अरे मोटे, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे इतना जोर से पकड़ा, मैं मुश्किल से सांस ले रहा हूँ। रोहन की शादी के बाद उसे खाने या सोने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, इसलिए वो पहले से कहीं ज्यादा मोटा हो गया था। उसने समर को गले लगाकर लगभग एक दम घोट दिया। समर की बात सुनते ही उसने समर को छोड़ा। वो बहुत शर्मिंदा भी हो रहा था। उसे समर को देख काफी समय देखकर हो गया था। इसके बाद समर ने उससे पूछा, तुम ये बताओ, कंपनी में सब कैसा चल रहा है मोटे? हालांकि वो काफी समय से कंपनी में नहीं आया था, फिर वो बहुत परवाह करता था। तभी रोहन ने उदास होकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, समर भाई, कंपनी को हाल ही में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि डायरेक्टर इरा ने कहा है कि बिजनेस इतना अच्छा चल नहीं रहा है। रोहन को यह तो पता नहीं था कि कंपनी किन परेशानियों से गुजर रही है, लेकिन उसने कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को साफ साफ कहते हुए सुना था कि कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा। यहाँ तक कि इससे कुछ कर्मचारियों की सैलरी पर भी असर पड़ रहा था। अब क्या करेगा समर? क्या समर कंपनी की सभी दिक्कतों को सही कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।